राइट। एक बार अटेंडेंस भी मार्क कर लेते हैं रिकॉर्डिंग में। मैम आपने मेरे को थोड़ा सा फोर्सिंग प्रेशर पढ़ाया भी था। राइट, आपके डेमो में, राइट, आई रिमेम्बर। चलिए बच्चे, अब हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर। तो सबसे पहले बात करते हैं फोर्स की। व्हाट इज फोर्स? किसी भी तरीके का पुश और पुल इज अ फोर्स, है ना? और किसी तरीके से फोर्स को एक्सप्लेन कर सकते हो क्या, पुश या पुल के अलावा? फोर्स को डिफाइन करने के लिए अगर हम वर्ड यूज करें पुश और पुल, कुछ और ऐसा है जहां आप फोर्स लगा रहे हो पर वो पुश या पुल ना हो? मैम मैम मैग्नेटिक फोर्स। वो तो फोर्स है, पुश भी है पुल भी है। अगर सेम पोल्स है तो वो पुश है। मैम और हाँ। मैम सपोज मैम अगर हमने एक बॉल को मैम एक रोप से टाई कर दिया हम्म और मैम हम उसको ऐसे से घुमा रहे हैं, मैम हम भी घूम रहे हैं वो भी घूम रहा है, तो मैम उसमें फोर्स है, तो मैम उसमें पुश तो है, कुछ। वो मैम वो पुल है। पुश कैसे है? बॉल बाहर की तरफ खुद को पुश करती है, हम उसे अंदर की तरफ पुल किए हुए हैं, तो पुश और पुल दोनों है। मैम मैं एक बात बताऊं, मुझे आज तक समझ में नहीं आया ये भी बात लग कि रहा है। हाउ इज दिस एग्जाम्पल अ पुश और अ पुल व्हेन यू आर कैरिंग समथिंग ऑन योर हेड। इज इट अ पुश और अ पुल? न्यूट्रल मैम, न्यूट्रल। तो फिर वो मुझे फोर्स नहीं वही है। लग रहा है मैम, मैम वो मैम प्रेशर हुआ। न्यूट्रल फोर्स बोल देंगे फिर। मैम वो प्रेशर हुआ क्या? मैम ग्रेविटी उसको नीचे ला रही है तो वो पुश हुआ मैम। यस मैम वो भी हो सकता है, और इट कैन बी मैम एक प्रेशर सॉर्ट The ऑफ। gravitational force is putting pressure on the object that we have kept on our head. That is why it is known as a push force. तो वो पुश है। यस मैम ऊपर से मैम Yes जो मैम। ऑब्जेक्ट इज मैम उसका पुश आ रहा है ना मैम हमारे उस और पे। मैम वैसे Yes वो मैम। पुल कैसे हुआ? हाँ वही मैम, पुल कैसे हुआ? ग्रेविटेशनल मैग्नेटिक फोर्स, अगर कुछ मैग्नेट होता फिर हो सकता था। मैम नहीं नीचे की है। तरफ पुल हो रहा है। हम्म ठीक है, बिकॉज वेट इज ऑल्सो अ फोर्स, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि दिस इज अ फोर्स, क्योंकि वेट भी तो एक काइंड ऑफ फोर्स ही है, विच इज पुट डाउनवर्ड्स, है ना, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। जो फोर्स लगती है उसे, वो वेट भी होती है, तो इसीलिए वेट इज ऑल्सो फोर्स। तो हम उसे वैसे डिफाइन कर सकते हैं। पुश और पुल में डिफाइन करना इज अ लिटिल टफ, बट यस, ग्रेविटेशनल पुल कह सकते हैं, और वेट का फोर्स कह सकते हैं, पुश कह सकते हैं, है ना, बट नॉट एप्टली एक्सप्लेन। अच्छे से मजा नहीं आया, बट ठीक है, मतलब ऐसे ही समझते हैं हम इसे। धृति कैमरा ऑन करो बेटा। हाँ धृति गॉन, ओके। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पर समझेंगे फोर्स, जो कि क्या है, किसी भी तरीके का पुश या पुल इज अ फोर्स, राइट? ओके, नाउ हम फोर्स को हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे कामों के लिए यूज करते हैं। एज वी आर किकिंग अ फुटबॉल, or we are pulling a door, or we are lifting a box from the floor, or we are stretching a rubber band, or it is used when we twist a wet cloth to squeeze out water, or it is used when we press the brake pedal of a car. तो ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे simple everyday examples हैं of force, right? The fallen leaves of trees fly away with wind because the force of wind pushes them away. तो हवा के पुश के साथ विंड से वो जो लीव्स हैं, जो फॉलन लीव्स है, वो आगे उड़ जाती हैं। दिस इज ऑल्सो फोर्स, है ना? इवन द रूफ्स ऑफ सम हट्स फ्लाई अवे, ये भी एक फोर्स है, एक पुश है एयर का, विंड का। हाँ, जब हम काइट फ्लाई करते हैं वो भी एक पुश है। तो दीज आर ऑल एवरीडे एग्जाम्पल्स ऑफ फोर्सेस अराउंड अस, राइट एवरीवन? बोलो पराक्रम बच्चे। मैम तो फिर हम पुश और पुल को डिफाइन कैसे करेंगे? पुश और पुल को डिफाइन कैसे करेंगे? यस मैम। पुश The force that is exerted away towards the from you, away from you, away and pull from you is is a push towards you, okay. है ना? Okay, now every force is happening due to an interaction बेटा। आप मुझे बताओ, सॉरी,
आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे कहती हूँ कि you have picked up a notebook in your hand, so this is the interaction between the book and your hand, right? Some interaction between the two things. If the dried fallen leaves, wind say, are taken away, that is interaction between leaves and leaves and the wind. एक्टिव रहो सब लोग, जवाब दो बेटा, सिर्फ सुनना नहीं है, पार्टिसिपेट हाँ। करना है क्लास में। इसी तरीके से अगर हम कहते हैं कि you are opening a door, so that is an interaction between your hand and the door. ऐसे ही but अगर आपने एक मैग्नेट से दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट किया तो दैट इज इंटरेक्शन बिटवीन टू मैग्नेट्स, है ना? तो अगर अर्थ आपको नीचे की तरफ पुल कर रही है, आप ऊपर नहीं जा पा रहे हो, या एवरी बॉल थ्रोन अपवर्ड्स इज फाइनली कमिंग डाउन टू द फ्लोर, इसका मतलब दिस इज इंटरेक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द बॉल. तो एवरी टाइम फोर्स इज बिकॉज ऑफ एन इंटरेक्शन, एंड देयर हैज टू बी टू थिंग्स फॉर दिस इंटरेक्शन, राइट? सो जैसे कि एग्जाम्पल में an interaction of an object with another object results in force between the two objects. जैसे now they are giving us one example. Suppose a man is standing behind a stationary car. Since there is no interaction between the man and the car, no force acts on the car and hence car does not move. Now suppose the man pushes the car with his hands, due to which the car starts moving. When the man pushes the car, there is an interaction between man and car. During this interaction, force arises, which acts on the car and makes it move in the direction of applied force. एंड अगर मतलब मैम क्या है, ड्राइव कर रहे तो अभी बताती हूँ. सो ये था डायरेक्शन ऑफ फोर्स. इसी डायरेक्शन ऑफ फोर्स में कार है स्टार्टिंग टू मूव अहेड. तो व्हेन यू आर पुशिंग इट, द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड, राइट बच्चे? So force applied is away from you. The object is also moving away from you. In the above example, a stationary car and a man only man is capable of applying force to the stationary car. है ना? हाँ। This could apply the force here. Okay. If both the objects are capable of applying force on each other, then the interaction between them can be pushing or pulling. जैसे कि two boys shown in figure 3 are interacting and applying force on each other by pushing each other. So they are pushing each other away. On the other hand, the man and the cow shown in figure 4 are also applying force, but they are applying force on each other by pulling each other. So they are like, this man is pulling towards himself, no? So this is a pull when it is towards himself, and this cow or bullock is pulling towards itself. Right or not? So this is, both are pulling to their own sides, but this is pushing away जी from मैम. each other. हाँ जी Ma'am, बेटा बताओ. so can we define this as force in opposite directions? If you are applying force towards you, that is a pull. If you're applying force away from you, that is push. Ma'am, I got that. Ma'am, but जो ऊपर like figure दिया हुआ था, ma'am, the man and the cow. Ma'am, can we write down that this will be force put in opposite directions? Yes, right. They are applying force in opposite directions. Until they are applying equal forces, कोई भी move नहीं कर पाएगा. Like it happens in tug of war. है ना? टग ऑफ वॉर में होता है ना कि बोथ द टीम्स आर अप्लाइंग द सेम फोर्स, तब तक वो मूवमेंट नहीं होगी. इफ वन इज माइटी, वो अपनी तरफ पुश कर लेगा तो फिर मूवमेंट हो जाएगी. फिर द मैन हैज टू ड्रैग टू दिस साइड और द अदर टीम हैज टू मूव द अदर साइड, है ना? तो दिस इज फोर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शंस व्हेन दे आर पुशिंग ईच अदर. Okay, ma'am, thank you. मैम हाँ जी बच्चे. मैम जो आपने एग्जाम्पल दिया था जो सिर पे रखता है, मैम मुझे अब पता चला कि वो दोनों पुश और पुल हो सकता है. पुल क्योंकि ग्रेविटी पुल भी कर रहा है और पुश भी कर रहा है. किसको पुश कर रहा है ग्रेविटी? ग्रेविटी तो वो हमेशा जो पुल ही करता है, पुश तो नहीं मैम करता. ग्रेविटी ग्रेविटी इज ओनली अबाउट अट्रैक्शन बेटा. मैम पर अगर ऊपर से देखोगे तो मतलब इट डिपेंड्स ऑन द पर्सपेक्टिव. इफ यू लुक फ्रॉम डाउन
then it would be a pull, but if you look from up, it would be a push. पुश तो तब है ना बेटा जब आप अगर ऐसे देखो, आप सही कह रहे हो, बट आप इसे ऐसे डिफाइन करो कि वेट ऑफ अ बॉडी इज द एट्रीब्यूट, इट्स द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ दैट बॉडी, जो कि एक फोर्स ही है। अब आप ये समझो, इफ आई एम कीपिंग अ स्मॉल सूटकेस ऑन माय हेड और इफ आई एम कीपिंग अ बिग वन ऑन माय हेड, मेरे हेड पे प्रेशर ज्यादा किसका आएगा? द बिग वन, राइट? तो जो बिग वन है, व्हाई इज इट अप्लाइंग मोर फोर्स? बिकॉज इट इज bigger in mass. So bigger the mass is, bigger the weight is, greater is the push from it. तो because weight is a force, weight भी तो एक force ही है, तो it depends on the weight, जितना ज्यादा weight होगा उतना ज्यादा push आएगा। तो अगर आप उसे ऊपर और नीचे perspective की जगह आप object के point of view से देखो, तो अगर आप object देख रहे हो which is on the head, तो फिर आप कहेंगे कि yes, that is pushing downwards because of its weight, and gravitation it is pulling it towards it। ठीक है? लेकिन अगर आप मैम ग्रेविटेशन के लिए ही कहो, तो ग्रेविटेशन इट इजंट कि ऊपर से देखो तो इट इज अ पुश। ग्रेविटेशनल इज ऑलवेज अ पुल बेटा। ग्रेविटी इज ऑलवेज पुलिंग थिंग्स टुवर्ड्स इट, So इट इज नेवर पुशिंग। ma'am, you said you were confused if it was a push or a pull. So ma'am, how was आई you विल, confused? It दिस is a इज push. हाउ आई टेल माय स्टूडेंट्स दैट कि सोचो इस पे डीप, व्हाट इज इट, कि इट्स रियली नॉट, आई एम स्टिल कंफ्यूज, बट it's like a matter to be think of about, no, like you have to think on this, that what is this, because this isn't looking like a push or a pull, because you're not even pulling anything towards you, you're not pushing anything away from you, but still it is force. Why? Because weight that you are carrying is also a force, right? So this is a kind of a balance formed। अगर वो हेड पर है, वो और नीचे नहीं आ रही है, हम उसके नीचे नहीं दब रहे हैं, इसका मतलब द वेट इज बैलेंस्ड बाय द ग्रेविटेशनल पुल। अभी बताऊंगी, इक्विलिब्रियम आएगा जब आगे, कि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ बैलेंस्ड फोर्स, राइट? तो अभी उसे और अच्छे से डिफाइन करेंगे बैलेंस्ड फोर्स के फॉर्म में, तो और क्लियर हो जाएगा। तो आई वांटेड योर अटेंशन ऑन दिस टॉपिक। मैम मेरा एक डाउट है मैम। कैमरा ऑफ की साथ तो लूंगी नहीं, मैम किधर है? मेरा नेटवर्क इशू में हॉटस्पॉट से ज्वाइन किया हुआ है, मैंने आपको लिख के दिया है, तभी मैं लेट थी मैम। अच्छा ठीक है, बोल। मैम फर्स्ट वाली सिचुएशन में जैसे दो लोग पुश कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो उसमें तो हम रिजल्टेंट फोर्स के लिए माइनस कर देते हैं, पर सेकंड वाले अभी में क्या करेंगे? अभी 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 रिजल्टेंट फोर्सेस पे मत जाओ, मैं टॉपिक के साथ आ रही हूँ, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी इफेक्टिव फोर्स या रिजल्टेंट फोर्सेस को, अभी आई विल एक्सप्लेन। तो ओके टॉपिक से आगे डोंट रन अहेड, है ना? ठीक है। तो अभी के लिए हमने क्या किया, ये डिस्कस किया कि दे आर पुलिंग टुवर्ड्स ईच अदर एंड हियर दे आर पुशिंग ईच अदर। ठीक है, ओके। नाउ फोर्स हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो आप अब सीनियर क्लासेस में जाकर ये बात समझोगे कि कोई भी ऐसी चीज जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उसे आप कहते हैं इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। व्हाट इज इट? Um, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। so magnitude is a vector quantity. मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो जिसमें, उसे एक वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। जिसमें सिर्फ वैल्यू मैटर करती हो, मैग्नीट्यूड हो, उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अ And थिंग mom, विद मैग्नीट्यूड ओनली is called a scalar quantity, right? so mom, ये जैसे जो एक्सप्लेन कर लाइन, रही हो बेटा, एक मिनट रुक जाओ बच्चे, अभी एक्सप्लेन तो करने दो मुझे। आई हैव जस्ट यूज द वर्ड। तो स्केलर क्वांटिटी, जैसे कि मैं आपसे कहूं, राइट, जैसे मैं आपसे कहूं कि यू पीपल आर इन 8 नो, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूं 5 किलोमीटर आई हैव गॉन टू दिस डायरेक्शन, एंड देन 5 किलोमीटर आई हैव गॉन टू दिस डायरेक्शन। ठीक है। Now this is A, B, and C. This is your house, and this is your market, and this is your friend's house. So when I say that, okay, so you from your house, how far have you traveled to reach your friend? So how far? Anya, chatting बंद करे बेटा, हाथ पीछे करोगे, पीछे सीधे होके बैठो।
मूवी नहीं मैम चल रही है बेटा जिसे फाइव एंजॉय तो कर फॉर रहे हो। दिस। हमने हेड्स को रेस्ट नहीं दो। हाथ हटाओ दर्श, हाथ हटाओ आन्या, सिट एक्टिवली। मैं लेक्चर दे रही हूँ, इसका ये मतलब थोड़ी है कि बेटा आप चैटिंग पे लग जाओगे। हाथ पीछे करो आन्या, आई शुड सी बोथ ऑफ योर हैंड्स। So when I ask you after this example that how far have you traveled to reach your friend's house, so you will add these two only, 5 and 5, right? So you will say 10 kilometer. Now if I say how far are you from your starting point? How far are you right now from your starting point? Then you will tell this away. You're this distance away, right or not? So, but when you say that I am, this is Pythagoras theorem, say मैम root 2a, पाइथागोरस थ्योरम से हमें मैथ्स root नहीं कर रहे 2a, हम लोग। 5 root 2. तो अगर अब मैं आपसे कहती हूँ कि आप हाउ फार आर यू फ्रॉम पॉइंट ए, तो आप ये डिस्टेंस मेजर करके बताओगे, तो आप कहोगे कि 5 रूट 2 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम ए टू सी, राइट? तो अगर आप दोनों चीजों में डिफरेंस देखो, मैंने आपसे पूछा था हाउ फार हैव यू ट्रैवल्ड, यू ओनली एडेड द वैल्यूज 5 and 5, यू डिडंट मेंशन द डायरेक्शन। सो दिस इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड दिस इज स्केलर, क्योंकि आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया। लेकिन व्हेन आई टोल्ड यू हाउ फार आर यू फ्रॉम योर इनिशियल पॉइंट, तो फिर आपने एक डायरेक्ट शॉर्टेस्ट लाइन ट्रैवल की बिटवीन ए टू सी, और आपने ये जो बताया उसके साथ डायरेक्शन मेंशन की। नाउ दिस इज वेक्टर क्वांटिटी which is called as displacement otherwise. आई बात समझ में कि नहीं आई? तो स्केलर quantities are where magnitude is good enough to define it, but where both direction and magnitude, this is magnitude, this is direction, when both the things are important to define a thing, that is called a vector quantity like displacement. Understood or not? कुछ समझ में आया? तो हम यहाँ पर जब भी बात करेंगे, जब हम ऐसी चीजों की बात करेंगे जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड गुड इनफ है एक्सप्लेन करने के लिए चीज को, वी विल कॉल देम एज स्केलर क्वांटिटीज। लेकिन फोर्स के साथ डायरेक्शन मेंशन करना बहुत जरूरी है कि ये किस डायरेक्शन में लग रहा है, ओनली देन हमें इफेक्ट पता चलेगा उसका। तो जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पता होती है, वी कॉल इट अ वेक्टर क्वांटिटी। इसीलिए फोर्स इज व्हाट? फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? बोलो बोलो पराक्रम। मैम आपने जो वेक्टर क्वांटिटी के बाद आपने डिस्प्लेसमेंट लिखा था वो आप फिर से समझा सकते हो? बच्चे देखो, मैंने ये समझाया कि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एक्चुअली इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्ट, यस मैम ये वाला समझ लिया। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि ये आपका होम है और ये आपका स्कूल, लेकिन यू हैड अ लॉट ऑफ टाइम एंड यू ट्रैवल्ड ऑल द वे, आपकी स्कूल का आप ऑल द वे ट्रैवल की, अलग अलग बच्चे पिक करते हुए स्कूल गई। द एक्चुअल किलोमीटर दैट इट ट्रैवल्ड इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो ये यस तो ओडोमीटर बता रहा है रीडिंग में। हाँ, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि स्कूल से घर था कितनी दूर, वो लाइन स्ट्रेट वो लाइन। स्ट्रेट लाइन, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। वो ओके डिस्टेंस जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, उसी को ही डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ओके मैम, तो ठीक इसमें है। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है, साथ में आपको डायरेक्शन स्पेसिफाई करनी जरूरी होती है। अलोन द डिस्टेंस वोंट हेल्प हियर, इसीलिए दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। लाइकवाइज फोर्स इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है? ओके मैम। नाउ दर्श आपको क्या बोलना था? बोलो बच्चे। पराक्रम हैंड्स डाउन कर लो। Ma'am, I just wanted to be off chair for a minute, ma'am. कम अगेन, सॉरी। Ma'am, can I be off chair for a minute, ma'am? I'll be going forward with the topic. It's up to you if you want to go off chair. Go ahead. Ma'am, बस AC on कर। Now we are discussing ahead. The strength of force is expressed by its magnitude. तो फोर्स की स्ट्रेंथ बताते हैं उसकी मैग्नीट्यूड से, कि कितनी स्ट्रॉन्गर फोर्स है वो उसके मैग्नीट्यूड से बताते हैं। लेकिन उसको इफेक्टिव रिजल्टेंट क्या फोर्स आई, वो उसकी डायरेक्शन से पता लगता है। ठीक है? तो जैसे कि हम यहाँ पर बात करें कि न्यूटन्स के अंदर आप फोर्स को मेजर करते हो, एंड इट इज यूज्ड एज कैपिटल केस एन।
नोटेशन क्या यूज करते हैं न्यूटन के लिए? एन, कैपिटल केस एन। तो अगर मैं कहूँ फोर्स कितनी है तो हम उसे किस में मेजर करेंगे? न्यूटन्स में। 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन। तो न्यूटन में फोर्स को मेजर करते हैं, ठीक है। तो 1 न्यूटन इज अ फोर्स विच कैन मेक एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 किलोग्राम मास मूव एट अ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखो सब लोग इसे नोटबुक्स में। डिफाइन 1 न्यूटन। क्योंकि न्यूटन में फोर्स मेजर की जाती है तो ऑफ कोर्स 1 न्यूटन इज अ फोर्स, ऐसे स्टार्ट करेंगे। 1 न्यूटन इज द फोर्स जो कि 1 kg ऑब्जेक्ट को, मास ऑफ 1 kg ऑब्जेक्ट को 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करवा दे। नोट करो जल्दी से फटाफट से। डन। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 1 यूनिट्स की जो डेफिनेशंस होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है बेटा। Done, ma'am. Okay. Now, when two forces act on an object, there are two cases always. Either the forces are in the same direction or in the opposite direction. Forces in same direction, matlab it's like you are riding a bicycle. You are riding a bicycle. तो bicycle forward अगर ऐसे जा रहा है, and there is someone जो आपको पीछे से push कर दे, तो these two forces they are acting in the same direction now. ये जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में साइकिल आगे जा रहा था। तो टेल मी वन थिंग बच्चे, अगर आप जिस डायरेक्शन में जा रहे थे आपको उसी डायरेक्शन में अगर पुश मिले तो आपकी फोर्स बढ़ जाएगी आगे जाने की या कम हो जाएगी? मैम बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी ऑफ कोर्स, राइट। तो इसका मतलब इफेक्टिव फोर्स क्या हो जाएगी? अगर ये 5 न्यूटन फोर्स थी और पीछे से 1 न्यूटन फोर्स आया तो 5 न्यूटन प्लस 1 न्यूटन टुगेदर इज 6 न्यूटन। तो इफेक्टिव फोर्स क्या होती है? व्हेन द फोर्सेस आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, तो इफेक्टिव फोर्सेस दे ऐड अप, तो वो सिंपली अरिथमेटिकली ऐड हो जाती है। तो दिस इज 5 न्यूटन प्लस 1 न्यूटन, सो 6 न्यूटन टोटल फोर्स हो गई। आप आगे विंड को वो 6 न्यूटन से कट करके आगे जा रहे हो, ठीक है। आई बात समझ में? मैम इफेक्टिव 5 फोर्स न्यूटन मतलब वो पहले से उस पे चल रही थी और 1 न्यूटन का प्रेशर और है। 1 न्यूटन का फोर्स, प्रेशर फोर्स हो रहा मेजर है। नहीं होता। हाँ, साइंटिफिकली साउंड करो प्रॉपर। आप न्यूटन बोल रहे हो तो फोर्स है वो। तो पीछे से 1 न्यूटन का पुश आया और आप ऑलरेडी 5 न्यूटन की फोर्स से विंड को चल रहा। कट कर रहे थे, ड्रैग ओके। मतलब अपोज कर रहे थे विंड हाँ, को। फिक्स तो अब इफेक्टिव फोर्स इज 6 न्यूटन। इसी तरीके से स्विंग पे भी होता है ना। चलो यस अभी मैम। हम इस एग्जाम्पल को एक बार रिवर्स कर देते हैं। अब हम कहते हैं कि आप जा रहे थे 5 न्यूटन की फोर्स से आगे, अब आपका कोई फ्रेंड आपको आगे से खड़ा रोक रहा है। आप 5 न्यूटन से आगे जा रहे थे और उसने 2 न्यूटन से आपको अपोज किया, तो इफेक्टिव फोर्स क्या हो जाएगी? राइट, इफेक्टिव फोर्स आएगी सब्ट्रैक्ट करके 3 फ्रॉम एन 5 3 3। तो फ्रॉम 5 फ्रॉम टू 2 मैम सब्ट्रैक्ट 3 करेंगे एन तो तो वो 3 आएगा। न्यूटन, 3 न्यूटन। अंडरस्टूड और नॉट बच्चे? तो जब फोर्सेस आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, जब फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शंस में है तो इफेक्टिव फोर्स सब्ट्रैक्ट करके निकलता है। अगर इस तरीके से ऑपोजिट डायरेक्शंस में है फोर्सेस अप्लाइड तो फिर सब्ट्रैक्ट करके निकलेगा इफेक्टिव फोर्स, और अगर सेम डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स तो फिर एड अप हो जाएगा। इफेक्टिव फोर्स कैसे निकालते हैं समझ में आ गया?
जैसे कि मामा इस केस में दोबारा देखते से हैं, एक्सप्लेन कर सकते हो? मुझे समझ में नहीं आया। मैं कैमरा ऑफ वाले बच्चे को दोबारा नहीं समझाती हूँ, सॉरी। No. Yeah, I don't know if you were listening or you were roaming around. Mama, I was कैमरा ऑन listening. करोगे बेटा, only then I'll take your doubt. Mama, try fixing it. अभी हम इस एग्जाम्पल में देखें, ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल देखें, यहाँ पर 2 boys आर पुशिंग दिस बिग बॉक्स, हैवी बॉक्स। तो बताओ इफेक्टिव फोर्स ऐड होकर आएगी कि सब्ट्रैक्ट होकर आएगी? Ma'am, add okay. ऐड होकर आएगी। Ma'am, बाय okay. Ma'am, Why? because Ma'am, because both of them are pushing in the same direction. Yes, because the force is applied in the same direction, right? Now here the boys are pushing it in opposite directions. So what is this now? Ma'am, Is this subtract. effective force? We will find out by subtracting both. Because ठीक है? they both are pushing in opposite directions. Yes. One of them is opposing the force and the other is pushing it. Right. अभी टग ऑफ वॉर का एग्जाम्पल देखें। टग ऑफ वॉर में is it the force in the same direction or opposite ones? opposite. Opposite. This time this is a pull in the opposite directions. Last case में that was a push in Push. opposite direction, है ना? तो अगर ये टीम, ये A ये B था, तो ये पुश कर रहे थे opposite direction में, but here they are pulling in opposite directions. तो this is a pull in opposite direction. तो effective force कैसे आएगा? Let's say कौन सी टीम win करेगी if they are applying 5 Newton and they are applying 4 Newton? Ma'am, 5 Newton. Newton. 5 Newton. इफेक्टिव फोर्स क्या है? 1 न्यूटन, है ना? 1 5 Newton. माइनस 4 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन है ना बच्चे? तो इसीलिए इस टीम को ये लाइन क्रॉस करके आगे आना पड़ेगा, दस टीम दिस विल विन, राइट? तो बच्चे समझ में आ रहा है? ओके बच्चे, नाउ मूविंग अहेड। कृषांक समझ में आ रहा है ये टॉपिक? अब हम बात कर रहे हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्स की। दिस इज वेरी सिंपल। आप बताओ, आपको क्या याद है कि फोर्स क्या क्या कर सकती है? सोचो, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स डिस्कस कर रहे हैं, आप बताओ। आपने कभी किसी Ma'am, चीज पे फोर्स लगाया हो तो क्या क्या हो जाता है? इफेक्ट्स क्या होते हैं उसके? Ma'am, move होता है. तो पहला Ma'am, पॉइंट लिख change in लेते its हैं हम। position. Change in its position. अच्छा, अभी देखें, एक एक करके बात करते हैं। पहले पराक्रम ने मुझे एक पॉइंट दिया कि वो चीज मूव हो जाती है। मतलब आप किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को जो कि रुका हुआ था, आप उसे मूव करवा सकते हो। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कैन बी मूव्ड विद द हेल्प ऑफ फोर्स। ऑब्जेक्ट को स्टॉप करवा सकते अन्य तेज बोलो। हैं। मैम, यू कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। यू कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। आप किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को यू कैन स्टॉप। जैसे कौन से एग्जाम्पल में करते हो? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कब करा रहे हो? जब एक बॉल रखी और आपने किक कर दिया तो वो मूव होने लग गई, है ना? मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप का एग्जाम्पल दो एक अन्य। Like something is coming towards you and you just like stopped from your force. So it just stopped या फिर आपने moving. कैच कर ली, बॉल आ रही थी आपने कैच कर ली, Yes, है ना? ma'am. तो दैट Yes, इज स्टॉपिंग अ मूविंग ऑब्जेक्ट। आप निरंजना बोलो आपका पॉइंट बेटा। Ma'am, it changes in the position where it was like it changes into another position. तो पोजीशन चेंज हो जाती है तो Ma'am, मतलब वो ऑफ तो कोर्स move में ही आ गया ना, वो तो मूव में ही आ stationary. गया ना बेटा। पोजीशन चेंज हुई, यहाँ थी, आपने मूव ही करके तो यहाँ लाए ना। पोजीशन चेंज किया आपने मूवमेंट देकर उसे, तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को आपने मूव किया। ma'am, और बताओ। speed. direction. यस राइट, अ स्लो मूविंग बॉल आप हिट करो हम अपने बैट क्रिकेट में से। जैसे हाँ मारेंगे तो राइट, या फिर जैसे स्लो मूविंग बॉल है, आप उसे हिट कर दो तो वो फास्ट मूविंग हो जाएगी, है ना? या जैसे ये साइकिल वाला केस था कि साइकिल इज गोइंग एट सम स्पीड, आपने पीछे से पुश कर दिया तो वो फास्टर हो जाएगा। तो मतलब यू कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और Ma'am, बताओ। ma'am, the shape
शेप कैन बी चेंज। जैसे आपने बलून पे फोर्स लगाया, उसका शेप चेंज हुआ। आपने रबर बैंड पे फोर्स लगाया, उसका शेप चेंज हुआ। आपने स्प्रिंग पे फोर्स लगाया, उसका शेप चेंज हुआ। तो दिस इज अबाउट, जैसे आप वो खेलते हो, क्या होते हैं उसको, क्या बोलते हैं? मैम बॉल्स स्लाइम। आते, स्क्विशी बॉल्स, स्क्विशी बॉल्स है ना। तो स्क्विशी बॉल्स को आप ऐसे से करके उनकी शेप ही तो चेंज कर रहे होते हो ना बार बार। तो आप मैम शेप भी शेप और चेंज। साइज साथ में आएंगे। Now a better example is slime. हाँ, स्लाइम की भी आप शेप चेंज कर देते हो। फोम, फोम को भी तो आप प्रेस करके उसकी शेप चेंज कर सकते हो, दैट्स अ कंप्रेसिबल सॉलिड, है ना। मैम तो बट वो केक मैम अपनी ओरिजिनल शेप है तो वापस ही आ जाएगा। तो जब तक फोर्स अप्लाइड है तब तक तो शेप चेंज कर ही पा रहे हो बेटा, है ना। और बताओ कोई पॉइंट। मैम मुझे साइज लग रहा था, पर आई थिंक वो शेप में ही आ जाएगा। साइज भी शेप में ही आ जाएगा। और बताओ, एक पॉइंट मिसिंग है बस, अब एक पॉइंट, सोचो जल्दी से, बस एक पॉइंट। It can like Time? change its टाइम, direction. टाइम कैसे चेंज कर सकते हो आप? नहीं मैम, आपने स्पीड शिफ्ट में बोले टाइम। Ma'am, it can change its direction like when you're football. डायरेक्शन, राइट, इट इज द डायरेक्शन। जैसे कि बॉल ऐसे आ रही थी क्रिकेट में, और बैट्समैन ने हिट किया और दूसरे डायरेक्शन में चली गई, है ना। तो डायरेक्शन चेंज कर दी ना उसने बॉल की। तो डायरेक्शन भी तो फोर्स से चेंज हो सकती है। तो दीज आर दी 5 इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस बेटा। इसके लिए डिफरेंट एग्जाम्पल्स गिवन है आपकी बुक में। बहुत ज्यादा डेप्थ में मैं नहीं पढ़ाऊंगी, बस आगे ही चल रहे हैं। जैसे ये रुकी हुई बॉल थी, आपने फोर्स लगाई, हिट किया, आगे चल दी। ऐसे ही स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट में बॉल आ रही थी और गोलकीपर ने पकड़ ली, तो वो स्टॉप हो डैम्पन गई। नहीं हो गया फोर्स जब पकड़ा गया बॉल, तो वो फोर्स डैम्पन होगी ना। हाँ, हो तो गया बेटा, लेकिन फाइनली तो स्टॉप ही हुआ ना। कॉपी हुआ। फाइनली तो स्टॉप ही हुआ ना। मुझे समझ में आ रहा है कि जब आप कैच कर रहे हो तो आप स्लोली उसको लेकर आ रहे हो कैच करने के लिए, लेकिन फाइनली तो स्टॉप ही करना पर्पस था ना। नेक्स्ट, स्पीड चेंज किया, है ना। कोई भी चीज जो स्लो जा रही हो, जैसे बॉल, हॉकी में बॉल स्लो जा रही है, आपने हिट किया और फास्टर कर दिया उसको, स्पीड तेज कर दिया उसका। डायरेक्शन, क्रिकेट के अंदर तो डिफरेंट स्पोर्ट्स के एग्जाम्पल ही गिवन है सब। बॉल आ रहा है, आपने हिट किया और डिफरेंट डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दिया उसे। एक्सक्यूज मी मैम। शेप, ये रहा, स्प्रिंग का शेप चेंज करते हो आप फोर्स अप्लाई करने के बाद। बोलो बच्चे। मैम जैसे मैम मैम क्रिकेट में मैम कोई अगर मैम बहुत ऊपर बॉल जाती है और मैम कोई पकड़ता है उसको, मैम मैंने देखा मैम उनके हाथ से मैम बॉल उड़ के मैम वापस कहीं और चली जाती है। और मैम कभी कभी मैम जब बॉल आती है तो मैम वो लोग ऐसे नीचे खींच लेते हैं। वो बॉल को नीचे नहीं खींचते, मैं आपको बताती हूँ क्या होता है, देखो। अब ये बात जब मैं आपको मोमेंटम पढ़ाऊंगी ना तब समझानी थी, पर सुनो एक छोटा सा एग्जाम्पल समझो। मोमेंटम क्या होता है, किसी भी बॉडी के अंदर दो प्रॉपर्टीज है जब वो मूविंग है, एक उसका मास है और एक उसकी वेलोसिटी है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो बन जाता है किसी भी चीज का मोमेंटम। क्योंकि दो प्रॉपर्टीज है, मास भी है और वेलोसिटी भी है। तो मास और वेलोसिटी दोनों की वजह से एक प्रॉपर्टी क्रिएट हो जाती है बॉडी में, दैट इज कॉल्ड एज मोमेंटम। अगर आप बॉल को यहाँ कैच करो ऊपर, तो उसका मोमेंटम बहुत हाई है। क्यों? क्योंकि उसमें मास और वेलोसिटी दोनों है, और वेलोसिटी बहुत हाई है। जब आप उसे नीचे लाकर कैच करते हो, आप उसे नीचे नहीं खींचते हो बेटा, आप एक्चुअली उसी की डायरेक्शन में हाथ को नीचे लेकर आते हो और उसे नीचे आने देते हो। क्यों? मास तो उतना ही रहेगा लेकिन वेलोसिटी स्लो डाउन हो जाएगी, तो आपके हाथ पे हिट कम आएगा, चोट कम लगेगी। मोमेंटम जितना हाई होगा आपके हाथ पे उतना ही फोर्स ज्यादा आएगा, उतना ही मैम जोर से लगेगी आपको। मैम तो एक एक्चुअली क्वेश्चन। एक फील्डर क्या कर रहा होता है, जब वो बॉल को कैच करके यूं प्रोजेक्ट कर रहा होता है नीचे की तरफ, वो वेट कर रहा होता है कि मुझे पता है तू आएगी तो मेरे हाथ में, पर मैं चोट ज्यादा क्यों खाऊं। तो वो ऐसे प्रोजेक्ट कर रहा होता है उसे नीचे की तरफ कि तू स्लो डाउन हो जा, मेरे हाथ पे कम इम्पैक्ट आएगा। अंडरस्टैंडिंग और नॉट बच्चे? तो वो उसका मैम तो मोमेंटम डिक्रीज होने का वेट कर रहा होता है क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही होती है। मैम इसका मतलब मैम जितनी हाई मोमेंटम होगा उतना मैम उतना सारा स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा। हाँ, उतना जितना मोमेंटम हाई होगा, अगर उस हाई मोमेंटम में चीज टकराएगी तो उतना ही ज्यादा इम्पैक्ट आएगा ना। जैसे कि मैं आपको एक और बात बताती हूँ। जैसे आ, एक साइकिल आप चला रहे हो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, और आप एक कार चला रहे हो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। ज्यादा अगर कोलाइजन हो जाता है तो ज्यादा चोट किससे लगेगी? साइकिल वाले को।
अगर साइकिल वाला और कार वाला दोनों हिट कर रहे, दोनों चल रहे थे 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, मतलब साइकिल अपनी मैक्सिमम स्पीड पर था और कार अभी बहुत नॉमिनल स्पीड पे थी, लेकिन दोनों हिट कर गए, तो ज्यादा चोट साइकिल वाले को क्यों लगी? दोनों की मैम स्पीड तो तेज थी। क्योंकि मैम उसका he मास कम was था। exposed. क्योंकि कार का मास ज्यादा था, तो कार देखो वेलोसिटी सेम थी, लेकिन कार का मास ज्यादा होने की वजह से कार का मोमेंटम ज्यादा था, और कार का मोमेंटम ज्यादा था इसीलिए साइकिल पर फोर्स ज्यादा आई, और साइकिल पर फोर्स ज्यादा आई इसलिए साइकिल वाले को चोट ज्यादा लगी। अंडरस्टूड एवरीवन और नॉट? मैम एक क्वेश्चन है हम्म मैम, जैसे कि जब फुटबॉलर्स बॉल को किक करते हैं और गोलकीपर बचाने की कोशिश करता है, उसके हाथ से स्लिप होकर गोल चला जाता है, तो मैम वो स्लिप कैसे होता है? फिर से बोलो। मैम देखो, अगर जैसे कि मैंने टीवी पे देखा है कि अगर एक फुटबॉलर मतलब किक कर रहा है बॉल को और गोलकीपर बचाने की कोशिश कर रहा है, उसके हाथ में आई है बिल्कुल, बट फिर स्लिप हुई है, तो मैम वो स्लिप कैसे हुआ है? बेटा वो तो स्लिप तो एज इन की उसका ग्रिप राइट डायरेक्शन में नहीं था, वो तो एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया, उसका फोर्स प्रेशर मोमेंटम से कोई लेना देना नहीं है। इट इज नहीं कि मैम, वो करेक्ट तो डायरेक्शन में अप्लाई नहीं कर रहा था फोर्स, कि हाँ, उसके उसको काउंटर करने के लिए जो डायरेक्शन चाहिए थी उसे रोकने के लिए, वो डायरेक्शन गलत थी, गलत जगह से ग्रिप किया, गलत डायरेक्शन से ग्रिप किया, वो एक अलग चीज है, उसका फोर्स से लेना देना नहीं है कि फोर्स बट ज्यादा मैम थी या लेकिन कम थी। उसका हैंड तो लगाना, तो तब भी उसका फोर्स थोड़ा कम हुआ होगा यस बॉल हाँ मैम। का। उसकी स्पीड कम हुई होगी तो उसका मोमेंटम जरूर कम हुआ होगा, और मैम क्योंकि स्लो डाउन हुई होगी। क्या हुआ अगर स्पीड तो फिर भी जैसे अपनी कि मतलब वो इसलिए गोल के अंदर एंटर कर गया। कम अगेन? और वो स्लो थी इसीलिए वो गोल में एंटर कर गया। मैम नहीं, मतलब उसका हाथ लगा गोलकीपर का तो वो उसकी स्पीड और वो सब स्लो डाउन हो गया, बट उसके अंदर फिर भी कुछ वैसे होता है मैम तो एंड चेंज इन मोमेंटम, डायरेक्शन, चेंज राइट, इन उसका डायरेक्शन। मोमेंटम फिनिश नहीं हुआ था इसीलिए बॉल रुकी नहीं, उसमें मोमेंटम अभी भी था, वेलोसिटी कम हो गई लेकिन इसीलिए बॉल चेंज इन गोल पोस्ट डायरेक्शन में तो एंटर तब कर भी गई। हुआ। और लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाया, वो इनफ डायरेक्शन नहीं दे पाया कि बॉल की डायरेक्शन चेंज कर देता, तो उसने फोर्स करेक्ट डायरेक्शन में नहीं लगाया। अगर वो करेक्ट लेकिन डायरेक्शन में फोर्स स्लाइटेस्ट, लगाता, हाँ, अगर वो करेक्ट डायरेक्शन में फोर्स लगाता तो फिर बॉल गोल पोस्ट में नहीं जाती, लेकिन गोल पोस्ट में एंटर कर गई बॉल, मतलब बॉल ने अपनी डायरेक्शन मेंटेन रखी, और जो काउंटर कर रहा था गोलकीपर ही मेड अ मिस्टेक, है ना? अब बस बहुत हो गया, मुझसे फुटबॉल मत पढ़वाओ, मैम मुझे चैप्टर पढ़ाने दो। वन क्वेश्चन प्लीज। हम्म Ma'am, and during penalty kicks or free kicks, when the goalkeeper dives to save the ड्यूरिंग ball, व्हाट? कम अगेन, आई कुडंट हियर, ड्यूरिंग during व्हाट? during penalty kicks or free अच्छा। kicks, हम्म where, when the player kicks the ball, the goalkeeper dives to save it. It hits his hand, but then it deflects back. Ma'am, how? Ma'am, the speed is the same. अभी इसकी बात करेंगे कि अगर आप किसी चीज पे जंप करते हो तो आप वापस क्यों आ जाते हो, क्योंकि आप में वो मोमेंटम कुछ बाकी होता है। तो मैम वो तो आप रिपल्शन हो अपनी गया ना। मैक्सिमम स्पीड से हिट करते हो कोई चीज, जैसे बॉल ही हो गई, जब आप बॉल को ग्राउंड पे थ्रो करते हो तो वो नीचे जाकर रुक नहीं जाती है बेटा, वो एक बाउंस लेती है और वापस आती है, तो इट इज बिकॉज उसके अंदर एक मोमेंटम होता है अभी भी। तो अभी उन चीजों पे मत जाओ, जैसे जैसे टॉपिक्स आएंगे उन्हें भी तो मैम एक्सप्लेन उन पे करेंगे। फिर यहाँ पे रिपल्शन, डिफ्लेक्ट कर उसको जाती है। रिपल्शन बोल सकते हैं ना। नहीं, आप इसे रिपल्शन नहीं बोल सकते हो, अर्थ इज नॉट रिपेलिंग इट अवे फ्रॉम इट, वो रिपल्शन नहीं है। देखो अब टाइप्स ऑफ फोर्सेस समझनी है हमें यहाँ पर, हम यहाँ पर पहला टाइप ऑफ फोर्स समझने से पहले फोर्सेस को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे। वन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स एंड अनदर इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। मतलब जब मैंने आपको ये बात कही थी कि दो चीजों के बीच में इंटरैक्शन होना जरूरी है फॉर अ फोर्स टू बी अप्लाइड, तो क्या वो इंटरैक्शन हमेशा फिजिकल होना जरूरी है कि उसमें टच एस्टैब्लिश हो, या बिना उसके भी काम हो सकता है? कोई एग्जाम्पल देगा मुझे, कोई ऐसा फोर्स कि किसी ने किसी को पुश या पुल किया हो लेकिन टच नहीं किया हो? मैम लाइक Ma'am, I मैम think गलती किससे भी हो magnetic गई। force.
यस एब्सोल्युटली। मैग्नेटिक फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि एक मैग्नेट दूसरी मैग्नेट को पुश या पुल दोनों कर सकती है फ्रॉम अ डिस्टेंस। मैम तो एंड मैम वन मैग्नेटिक मोर। फोर्सेस उसके ग्रेविटेशनल अंदर फोर्स। इंटरैक्शन तो है, दो मैग्नेट्स का इंटरैक्शन तो हो रहा है ऑफ कोर्स, लेकिन दैट इंटरैक्शन इज नॉट फिजिकल, दोनों की सर्फेसेस इन कांटेक्ट नहीं थी, इसीलिए दैट इज कॉल्ड एज नॉन कांटेक्ट फोर्स। अंडरस्टूड? मैम मैम अभी there's one ग्रेविटेशनल more। फोर्स एज वेल। टेल मैम मी। जैसे when you turn on the fan, ma'am, and there's a loose paper somewhere, ma'am, it will start flying without any contact. Ma'am, will that count? नहीं बेटा, वो तो विंड की वजह से हो रहा है ना, तो विंड तो कांटेक्ट एस्टेब्लिश कर ही रही है ना हेयर के साथ या पेपर के साथ। और कोई एग्जाम्पल जहां पर मैम फोर्स तो लग रही हो? ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। ग्रेविटेशन के अंदर भी तो ऐसे ही होता है, ग्रेविटेशन में भी बॉल ऊपर है, अर्थ नीचे है, लेकिन अर्थ फिर भी बॉल को अपनी तरफ पुल कर लेगी। तो ग्रेविटेशनल पुल में भी देर आर टू थिंग्स, अर्थ एंड बॉल इंटरैक्शन है, बट द इंटरैक्शन इज नॉट इन कांटेक्ट, वो सर्फेसेस टच नहीं कर रही हैं एक दूसरे को, तो दैट इज ऑल्सो अ नॉन कांटेक्ट फोर्स। और बताओ, और एक और एग्जाम्पल है, मैम बताओ जल्दी से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। एक मिनट बच्चे, लेट मी पुट माय लैपटॉप ऑन चार्जिंग, शोइंग लो बैटरी। राइट। इसके बाद आपका क्लास है। इलेक्ट्रोस्टैटिक। मैम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों नहीं मैम? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो तो फिर मैग्नेटिक ही हो गया ना बेटा, आपने इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से उसे मैग्नेट ही तो बनाया है। बस वो टेम्परेरी है हाँ। और कोई अब डिफरेंस। Static इलेक्ट्रोस्टैटिक force। क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ पढ़ी है आपने, बताओ? वैसे मैम तो वो ये 8th मैजिक क्लास ट्रिक में। जो हम करते हैं, स्केल को सर पे रब करके फिर से पेपर उठ जाता है। राइट, दोज आर इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड चार्जेस। मैम रजाई और अगर आप बाल के ऊपर रखोगे तो फिर आर हेयर स्टैंड्स अप। राइट, वो और मैम रब की वजह से, प्लास्टिक चेयर। फ्रिक्शन की वजह से चार्जेस आ जाते हैं। और मैम जब आप बहुत प्लास्टिक देर तक चेयर। सिंथेटिक क्लोथ्स पहन के रखते हो तो वो भी आपके बॉडी के हेयर को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। And mom, when we rub something and we touch, I don't know, it's a metal or our synthetic clothes, then we get a what do you say, a spark, you would say. राइट, दैट इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू सर्फेसेस। आप बलून लेकर उसे वूलन क्लॉथ पे रब करो, आपको उसके साथ सेलो टेप लगाने की जरूरत नहीं है, दीवार पे ऐसे ही लगा दो, वो स्टिक हो जाएंगे। Static। मैम when you sit on a new इलेक्ट्रोस्टैटिक plastic फोर्सेस। chair, Ma'am and when you sit on a new plastic chair, मैम बट there वो is तो टेम्परेरी होता होगा electrostatic ना? force. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, यहाँ बेटा अगर आप ऐसे बोलो तो कि चार्जेस थोड़ी देर के लिए वहां जाते हैं, पर फिर चार्जेस फ्लो अवे भी कर जाते हैं इन डिफरेंट डायरेक्शन, तो वो एक अलग चीज है। आप लोग 8th क्लास में हो ना अभी? इस साल एक चैप्टर आएगा जिसे हम कहेंगे सम नेचुरल फिनोमिना, वहां पर हम बहुत डिटेल में बात करेंगे इनके बारे में। किसके बारे में? इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस के बारे में। गिव मी 1 मिनट बेटा, आई नीड टू टेक दिस कॉल। आप लोगों के पास अपनी अपनी बुक्स है, टाइप्स ऑफ फोर्सेस तक जो भी चैप्टर है उसे एक बार रीड करो जल्दी से, क्विकली।
Read each and every line carefully and tell me if you people have understood everything from here. चलो अभी इसे बाद में रीडिंग कंप्लीट करना, एक छोटा सा टॉपिक मुझे और करवाने दो पहले। तो मैंने यहाँ पर आपसे बात की दो चीजों के बारे में, एक कॉन्टैक्ट फोर्सेस और एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, है ना। नॉन कॉन्टैक्ट के हमने 3 एग्जांपल्स डिस्कस किए, ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। अब हमें कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में बात करनी है। नाउ कॉन्टैक्ट फोर्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। कौन से 2 टाइप्स में क्लासिफाई होगा वो? Muscular and frictional. मस्कुलर एंड फ्रिक्शनल। मस्कुलर एंड फ्रिक्शनल मतलब कि दो चीजों के बीच में फोर्स तब भी हो सकती है जब आपने किसी चीज को पकड़ के पुल या पुश कर दिया, तो दैट इज मस्कुलर कॉन्टैक्ट फोर्स, है ना। और फ्रिक्शनल भी हो सकती है कि दो चीजों के बीच में रबिंग हो रही है, तो तो रबिंग में भी आपको कांटेक्ट लगाना पड़ता है। वो भी कॉन्टैक्ट लगाना पड़ता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स और मस्कुलर फोर्स की दो टाइप्स है कॉन्टैक्ट फोर्सेस के अंदर। अब जैसे हम यहाँ पर अभी ने डिटेल में एक बार डिस्कस करना शुरू करते हैं। मस्कुलर फोर्स, जैसे दिस वेट लिफ्टर इज यूजिंग इट्स मसल पावर, मस्कुलर फोर्स टू लिफ्ट दीज वेट्स, तो दिस इज मस्कुलर फोर्स, राइट। जहां पर आपकी बॉडी का स्ट्रेंथ, आपकी बॉडी का माइट इज इन्वॉल्व, like this now here, this horse, these horses are pulling this cart, तो इसका मतलब this is also muscular power, क्योंकि ये भी एक एनिमल की मस्कुलर पावर से ही चल रहा है ना, तो दिस इज ऑल्सो मस्कुलर फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टूड, तो बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। फ्रिक्शन एक्चुअली अपोजेस द मोशन बेटा, मोशन को अपोज कर रही होती है फ्रिक्शन। जैसे कि आप अपने हैंड्स रब करो, है ना, तो अगर आपके हैंड्स के बीच में मैं लुब्रिकेंट लगा दूं या कोई क्रीम लगा दूं, तो जितना स्मूथली आप तब रब कर पाओगे, उतना स्मूथली आप अभी रब नहीं कर पा रहे हो। अभी योर हैंड इज नॉट वेरी स्मूथली स्विफ्टली ग्लाइडिंग ओवर ईच अदर, यू आर फाइंडिंग इट टफर टू ग्लाइड, क्योंकि आपके जो मैम इट ये इज कॉल्ड, इरेगुलरिटीज है हैंड की, वो इसके इरेगुलरिटीज में स्टक हो जा रही है, और इसीलिए द मोमेंट इज हार्डर, इसीलिए फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस हो रही है तो फिर हैंड्स रब मैम करने पे। लुब्रिकेंट या फिर लेकिन लोशन। लेकिन अगर इसके बीच में अगर आप पाउडर डाल दें, आप इसके बीच में ऑयल डाल दें, क्रीम लगा दें, एंड देन यू रब योर हैंड, तो ये हीट नहीं आएगी, मैम क्योंकि तो देन इट मतलब इज वेरी स्विफ्टली ग्लाइडिंग ओवर ईच अदर। मैम तो वो गैप्स को फिल कर रही है। यस राइट, जब आप कोई लुब्रिकेंट लगा देते हो, तो वो जो इरेगुलरिटीज होती है दो सर्फेसिस के बीच में, वो ओवरकम हो जाती है और चीजें स्टार्ट्स टू मूव स्विफ्टली ओवर ईच अदर। आप लोग कैरम बोर्ड खेलते हो सब लोग? यस मैम। कैरम बोर्ड में अगर आप स्ट्राइकर से पेग को चाह रहे हो कि वो होल में चला जाए, तो आप क्या करते हो, टैल्कम डाल देते हो ना, यस मूवमेंट को मैम। स्विफ्ट करने के लिए स्ट्राइकर की, है ना। तो आप ऐसा कैसे कर रहे हो? एक्चुअली जो स्ट्राइकर था और कैरम बोर्ड का जो वुडन सरफेस था, उनमें माइन्यूट माइक्रो इरेगुलरिटीज थी, जिसकी वजह से स्ट्राइकर का मूवमेंट वाज नॉट स्विफ्ट। लेकिन जैसे आपने वहां टैल्कम स्प्रे कर दिया, तो वो क्या हो गया, टैल्कम बिकॉज इट्स अ फाइन पाउडर, वेरी फाइन पाउडर, तो उसने, और वो इतने फाइन पाउडर है कि दे आर स्मॉल लाइक वेरी स्मॉल बॉल्स, तो अब जो उसके ऊपर रोल कर रहा है, तो स्विफ्ट मूवमेंट आ रहा है, व्हेन इट इज रोलिंग ओवर ईच अदर, वो इसीलिए स्विफ्ट मूवमेंट हो गया, और स्ट्राइकर इजीली कैरम बोर्ड पे घूम रहा है। अंडरस्टूड और नॉट बच्चे? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटा। मैम अभी मुझे जाना है। मैम वी आर डन विद नानी। दिस, वी आर डन विद दिस टॉपिक। ये मतलब अभी इसे डिटेल में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, जहां हम ये वाला तो इट्स मोस्टली डिस्कस, यही बताना था इसके अंदर। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, इन्हें आप लोग इस टॉपिक को यहाँ तक रीड करोगे। कहाँ तक? आई टेल यू, प्रेशर से पहले तक। तो ओके रीडिंग अप टिल प्रेशर एंड मेकिंग योर ओन नोट्स इज कंपल्सरी। हु इज द ओके वॉलंटियर ऑफ दिस बैच? मैम मी। अग्रिम बेटा, write the यस classwork मैम। as discussion on force, and homework में लिख देना प्लीज, make notes। ओके मैम। और सब लोग प्लीज, छुट्टी है आज, कोशिश करो अपनी अपनी लखमीर सिंह ले आओ,
मेरा तो रिकमेंडेशन ये रहेगा सेकंड हैंड परचेज करो, क्योंकि लास्ट ईयर और इस ईयर का कोर्स सेम है, ठीक है। तो न्यू हैंड फर्स्ट हैंड बुक्स खराब नहीं करो, सेकंड हैंड अच्छी कंडीशन में बुक्स मिल जाती है, वो परचेज करो। व्हाई डू आई से सो? टू सेव ट्रीज। ओके, रेस्ट इज अप टू यू। चले आज के लिए क्लास वाइंड अप करते हैं। अब आप लोगों ने मुझे ये काम कंप्लीट करके आज शाम तक सबमिट कर देना है। इसीलिए क्लास मॉर्निंग में रखने का बेनिफिट हो जाता है। अब आप सारा दिन खाली नहीं घूमोगे, यू हैव गॉट वर्क। और अगर आज रात को क्लास होती तो फिर आज आप सारा दिन खाली होते और ये काम आपके लिए कल का बर्डन हो जाता, पर कल तो आपको स्कूल जाना था, तो बहुत कम टाइम मिलता आपको, स्कूल से आकर ये काम फिनिश करना पड़ता। इसीलिए छुट्टी वाले दिन ऑलवेज कोशिश करो मॉर्निंग में क्लास हो जाए, ठीक है। मैम इससे याद आया हमारी मंडे को भी छुट्टी है, तो राइट Yes, बेटा, ma'am. मंडे को भी मॉर्निंग में करेंगे क्लास। ओके।